So, good evening, friends. Uh, we are back with another YouTube live session for Sahodar. Last week, we had another session on maintenance, and there were a lot of queries around lockdown and its impact on maintenance. So, we have put up a video yesterday night, and I have posted three templates which can be utilized for reduction, modification, suspension, or cancellation of maintenance as you deem fit. The templates are available on my website. The link to these templates are also available in the YouTube video which I posted yesterday evening. तो दोस्तों, हम पिछले सप्ताह मेंटेनेंस के बारे में जब बात कर रहे थे बुधवार को, तो हमने बात की थी लॉकडाउन और उससे होने वाले मेंटेनेंस के पर इम्पैक्ट के बारे में। तो आप सबकी डिमांड पर मैंने एक वीडियो कल शाम को पोस्ट किया है और साथ ही 3 टेम्पलेट्स बनाए हैं जिनका उपयोग आप सब वेरियर्स कर सकते हैं। यह टेम्पलेट मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इनके लिंक जो वीडियो मैंने कल शाम को पोस्ट किया था उसके अंदर दिया हुआ है। बहुत से लोगों के बहुत से सलाह और सुझाव पिछले हफ्ते भी आए थे कि कैसे YouTube लाइव में अधिक से अधिक लोगों को जवाब दिया जा सके। हमने एक वीक व्हाट्सएप पर इसे इम्प्लीमेंट किया। ज़रूर हम अधिक लोगों को जवाब दे पाए, पर जवाब देने में कुछ देरी ज़रूर हुई। जो मुझे उम्मीद थी कि मैं 1 या 2 दिन में जवाब दे पाऊँगा, उन सब के जवाब देते-देते मुझे वेडनेसडे या थर्सडे तक हो गया, क्योंकि मैं हर दिन एक लिमिटेड लोगों को ही जवाब दे पा रहा था और उसके बाद उनके फॉलोअप क्वेश्चंस भी उसी पर थे। तो टाइम कंज्यूम्शन बहुत ज़्यादा थी, तो इस हफ्ते हमने व्हाट्सएप जो है उस पर YouTube लाइव के लिए सवाल लेना निश्चित नहीं किया था। ये तय किया था कि हम YouTube लाइव पर व्हाट्सएप में आए हुए सवाल नहीं लेंगे। हालांकि उस आइडिया को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने YouTube चैनल पर एक व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, जिसके द्वारा कोई सवाल अगर पूछा जाता है तो कोशिश ये रहेगी कि उसका जल्दी से जल्दी निवारण कर दिया जाए। हालांकि नियम उसमें भी वही है कि जो पहला सवाल पूछा है कृपया इंतज़ार कीजिए कि मैं जवाब दे पाऊँ। और दूसरी बात, मैं नीचे से ऊपर जवाब देना शुरू करता हूँ, तो अगर आप बीच में तीसरे दिन चौथे 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जवाब ना आने के बारे में कोई मैसेज करते हैं तो आपका मैसेज ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए हो सकता है डिले और हो। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सहोदर के जो वैरियर्स हैं उनके क्वेश्चंस का अधिक से अधिक जवाब दे पाऊँ। YouTube लाइव करने का आइडिया ये था कि अधिक से अधिक जवाब हम YouTube लाइव में दे पाएँ, जिससे कि अधिक लोगों को बेनिफिट हो। 1-to-1 डिस्कशन मैं सहोदर में इनकरेज नहीं करता हूँ, पर फिर भी क्योंकि बहुत से सवाल हैं जो रह जाते हैं, उनके लिए ये एक ऑप्शन है, पर वह ऑप्शन मेन नहीं है। मेन यह YouTube लाइव ही है अभी, जब तक फिजिकल मीटिंग्स दोबारा शुरू नहीं हो जाती, इसीलिए हफ्ते में 2 बार। हालांकि मुझे और बहुत से लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके थ्रू हम दिल्ली से बाहर के वेरियर से भी जुड़ पा रहे हैं। हम लॉकडाउन के बाद भी इसको जारी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लॉकडाउन के बाद इसे जारी नहीं रखेंगे। लॉकडाउन के बाद भी जारी रख सकते हैं, पर फिजिकल मीटिंग और YouTube लाइव कैसे चलेगा इसके बारे में अभी हमने तय नहीं किया है। आप सबके सुझाव उसके बारे में जो भी आ रहे हैं मैं समझ रहा हूँ और मैं जी भी समझ रहे हैं और हम उसके बारे में भी फैसला करेंगे। तो आज लॉकडाउन और मेंटेनेंस के बारे में एक जानकारी देनी थी, दूसरी जानकारी मैं ये देना चाहता था। अब हम जो YouTube पे लाइव पे आए हुए वेरियर्स के सवाल हैं उनके साथ शुरू करते हैं सहोदर YouTube लाइव। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग इज फ्रॉम अ पर्सन हैविंग अ स्क्रीन नेम अलर्ट बेल. His question is FIR against all the relatives filed under section 498A 34 323 34 DP Act. After 4 days of FIR, in her 164 statement, wife mentioned the name of
a relative and a fake date that she was molested by one of the relatives. She has not mentioned any time in her 164 statement. Both date and time is mandatory or only a date is sufficient. In charge sheet, police have not mentioned anything about the allegations of molestation, what can be the issue and how to defend it. But in her FIR, she stated the incident after marriage, but nothing about molestation. Uh, Even in her 161 statement, she have not stated anything about molestation. So, as I understand, the question is that after the girl has filed an FIR and given 161 statement in front of magistrate under CRPC 164 was recorded, in which the girl has mentioned about an incident that she was molested by one of the relatives of Alert Bell, and she has given a date, but she has not mentioned any time of that molestation. Now, how to defend it? Number one, but as I can see, and as he himself has mentioned, that the police has not put these allegations in the charge sheet. That means the police has not made this crime. Police report does not has this crime mentioned in it. So I will suggest that you don't need to do anything right now. Only after the evidence of the girl is taken. If the girl files an application under CRPC 319 that is calling for additional accused, only then you will be asked to defend it. You will be asked to file a reply. So we have to understand what evidence the girl gives, first of all. Then, if we have to reply, we have to cite all these contradictions which we have already noted down and which you have beautifully noted down. So all these contradictions has to be given in writing to the court. Let the court take cognizance of it, and then we'll decide the future course of action. As of now, there is nothing which you need to be worried about, and there is no action from your end which is pending. अब मैं एक सवाल ले रहा हूँ। सवाल है ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी का सवाल है, सबसे पहले आपको प्रणाम। प्रणाम ओम प्रकाश जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन यह है कि मेरी सैलरी 18,000 है और एक पौने 2 साल का बच्चा है। बच्चा उसकी माँ के पास है, तो कितना खर्चा बन सकता है 125 के केस में? ओम प्रकाश जी, मैं यह कुछ चीज़ें मुझे इमेजिन करनी पड़ रही हैं, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि इसमें आपकी बीवी जो है वो काम नहीं कर रही है और आपकी आमदनी 18,000 के आसपास है, आपका एक बच्चा भी है, बीवी काम नहीं कर रही है, तो इसमें कहीं भी 6 से 7,500 या हद से हद 9,000 रुपये तक का भी मेंटेनेंस बन सकता है। बहुत हद तक ये इस पर निर्भर करेगा कि यह मुकदमा किस शहर में है, किस ज़िले में है। अगर ये मेट्रो सिटी है तो ये 9,000 की तरफ जा सकता है, अगर ये मेट्रो सिटी नहीं है, छोटा शहर है, तो ये 5 से 6,000 तक भी सीमित हो सकता है। हालांकि कोई भी एस्टिमेशन ऐसे केसेस में देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने 18,000 लिखी है सैलरी, वो आज की है, सदा से है, ये सब पैरामीटर्स मेरे पास नहीं है। जैसे मैं सवाल पढ़ रहा हूँ और जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं उसी के हिसाब से ही आपको जवाब दे रहा हूँ, और मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि आपने जो भी चीज़ लिखी है वही 100% सच है। आगे पीछे ऊपर नीचे इसमें कोई भी बात नहीं है। Now I am taking a question from a person having a screen name Vinny Singh. And the question is, can my wife settle abroad, taking my kid along with her without father's consent? Does GNW Act also ask for father's consent? What should father do if wife has plans to do such acts? Now, Vinny, there is an act which you can do right now. There is an act which you can do only after the child has been taken away. Now, till the child has not been taken away, you can put an application under Guardian Ward Act and asking for restrainment that the child should not be moved out of this country. Uh, Most of the times, you can also ask that the passport should be kept in the court, and these kind of things are generally not allowed. In my own case, way back in 2010, probably 9 or 10, I had put an application in which a statement from the girl, that was my wife, was recorded, uh, that my
wife at that time undertook that she will not take the child away out of this country without the consent of this court, that particular court. Similar situation arose in another case where the child was in Mumbai along with her mother, and the mother had all the intention of taking the children away from the country. I had advised a similar application to be put in Mumbai Family Court. Mumbai Family Court again took the consent or the statement of the lady that she undertook that she will not take the children away from the country. In that particular case, the lady still took the children away from the country in US. Family Court of Mumbai issued a non-bailable warrants against that woman. That woman challenged it in the High Court of Mumbai, High Court of Bombay. High Court of Bombay rejected her application for any stay and refused to grant any stay. Rather, asked the woman to come back to India, and if she is coming back, then they could have the High Court could have given her certain relief, but High Court did not decline to give any relief as long as the woman is not willing to come to the country. In that particular matter, as the children and the lady both were US citizens, nothing could be done to bring those children back. However, if the situation would have been that the children were or children and the lady were Indian citizens, then definitely the action to bring them back could have been taken, also have been taken. However, that particular woman still cannot set her foot on Indian soil. Uh, I have come to know that there were certain, bereavements in her family, and she still could not come to India. Of course, I have not kept track of that particular case in these terms, whether this gentleman went to US and tried to enforce the child custody orders or not. But these things can be done, and if you do that, then it will be to your advantage. I am taking a question from Deepchand. My brother-in-law gifted me one LG fridge after 6 years of marriage. Is this comes under dowry demand? Bill is in name of brother-in-law. Wife has attached installation report in 498-406 case. Do I need to return this? So Deepchand, there is if it is a matter of a fridge only, and by giving back a fridge, which hardly costs anything, if you can get rid of the case or you can get substantial relief in the case, why not? Though it will be, and secondly, it is not clear whether the gift was given to you or your sister, because there was no gift deed attached to it. So even if the gift was given to your wife, return this fridge. There is nothing which you need to think twice about it. Anything which is hers, you should return at, and you should be willing to return it at the very first instance itself. There is a question from a person by the screen name Dinesh Chandra. Dinesh Chandra has a question. Wife left home with kids few months ago. After 2 months, I came to know her address. I went to her society that is in Ghaziabad to meet her and the kids. Guard called her and sought permission. She denied but came on society main gate and spoke to me for 1 hour. Refused to allow me to meet kids but asked to come after 2 days in evening after exams. I again went after second day. She again came to society main gate. Unexpectedly created hangama. Within minutes, she called police as if it was planned. I also called 112. Police came, listened to both. They asked her to bring kids to meet me in their presence. She refused and argued with them. Policemen suggested me to go to police station, meet SHO and file complaint. I did the same and same day night, but police did not take any action. However, my wife went to police station next day and filed a complaint. Police registered a FIR against me under IPC 452 504 506. After 5 days, I came to know about FIR and filed AB in Ghaziabad court. Dates keep on running. IO neither sent any notice to me nor I received any. No action on my complaint. One day during the pendency of AB, IO came to my residence and arrested me. He did not prepare any arrest memo. I have not signed on any paper. He put me in the lockup from evening to next day afternoon. Next day produced me before magistrate Hathkadi. Just sent me 1 day JC. Next day I got bail.
Okay, this is a long story. Again, as per law, is my arrest unlawful, illegal? Two, if yes, on what ground? Three, if yes, then remedies available to me to get the IU and SHO punished for their crimes. That is illegal arrest. Four, remedies available to me to get this arrest declared illegal, unlawful in official stroke court papers. In is 452 applicable in the instant case? Uh, any other relief? My dear friend, you have been accused of a crime which is house trespass after preparation of hurt, assault, or wrongful restraint. Okay. Now, this crime is punishable by a period of up to 7 years. Secondly, you are also accused of a crime of 506, which is non-bailable in the state of UP. My, I have a question here. Was there any interim protection? And of course, you have written that there was no interim protection. Let me read it again. So I am not sure. I think there is no interim protection which was given to you by courts, and the IO arrested you. Of course, the normal process or the procedure or the practice is that as long as there is a anticipatory bail petition pending in court, the police normally does not arrest. However, there without any interim protection, they are well within their rights to arrest. If your contention is that the crime was punishable by up to 7 years and 41A notice should have been given to you, then of course it is a case of human rights abuse, and you should write to National Human Rights Commission as well as State Human Rights Commission and see what remedies can be sought there. However, this arrest cannot be declared unlawful or illegal. Had this been your contention, you should have gone in writ, and lies a remedy there only lied a remedy of habeas corpus, that is of illegal arrest. So as per the whatever story you have given me, Dinesh, I don't think that it is an illegal arrest. If the only contention is that up to 7 years 41A notice should have been given, then it is discretion. The IO has to prepare a document in which he has to mention the reason of arrest. 41A is nothing sacrosanct, that nothing can be, no arrest can be made in crimes up to 7 years. If had it been the case, all the crimes up to 7 years would have been declared bailable, because police cannot declare arrest in a bailable offense. So, if you have a grouse and the grouse is genuine, then you go to NHRC and State Human Rights Commission or file a writ in High Court. Uh, there only lies a remedy. In the similar case in 498, when a person in Haryana and Jaipur were arrested, uh, I had advised going to Human Rights Commission, and the success story for it is available on my website also, where the state was asked to pay a compensation of 50,000 for illegal arrest. But if you think that it can be done in a day, a week, a month, then you are mistaken. It will take long time, planning, and patience to get these people punished for illegal or arbitrary arrest. I am taking a question from Mr. Sharma, a person having a screen name Mr. Sharma. His question is, can she here I believe is her wife, use kids that is 11 year as a witness by coaching her for allegations such as assault, etc. There were no witness in charge sheet. How can I handle it? How will court take it? So, Mr. Sharma, if till date your wife has not made your child as a witness, and no 161 statement has been recorded by the police, and it does not form part of your charge sheet, then please be assured that such witness will not be entertained by the court, because as of now he is not any witness, and even if we say that he was an eyewitness, his statement has not been recorded by the police.
The court does not entertain any witness brought at the whims and fancy of the complainant, especially when it is a police instituted case. So please do not be worried about it, and there is no need of any planning to deal with such a situation, because uh, the likely of this thing happening is very, 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 very remote. Mr. SC Kedia has removed his message, retracted his message. I am taking a question from Amit Gaur. What should I do if IO reply wrong on husband RTA? Because husband was first complainant, but IO reply wrong as consider secondary complaint, which is made by wife. Fact is, wife was hidden before file. Please suggest how to follow up of my existing complaint, which is before false complaint. I was filed RTI and recently filed TP because wife complained fault asset and money, totally baseless and lie. So अमित गौर जी, मेरे को आपका सवाल समझ में नहीं आया। आप इस सवाल को कृपया हिंदी में लिख दीजिए। आपका शायद सवाल ये है कि आईओ ने आपकी आरटीआई का झूठा रिप्लाई बना के दिया है। आपने इसकी कंप्लेंट पहले की, जबकि उसने लिखा है कि आपकी कंप्लेंट सेकेंडरी है। और साथ ही आप कह रहे हैं कि टीईपी पे आईओ एक्शन नहीं ले रहा है, तो आईओ तो टीईपी पे एक्शन ले भी नहीं सकता है। कि टीईपी पे अगर कोई टैक्स इवेजन पिटीशन पे अगर कोई एक्शन ले सकता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले सकता है। आप कृपया अपने फैक्ट्स के साथ, अपने तथ्यों के साथ अपना सवाल दोबारा पूछिए। अगर मुझे सवाल समझ आएगा, नहीं आ रहा है, तो मैं इसलिए इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। विक्की 33 कुमार का सवाल, हाय सर, मेरा केस गाजियाबाद में चल रहा है। स्त्री धर्म से मेरी पत्नी को अभी केवल अपनी कार चाहिए जो कि उसके नाम है, और उस पर कार लोन चल रहा है जो कि उसके नाम ही है। मेरे ऊपर फिलहाल 498 डीवी केस, 125 केस चल रहा है। सामान लेने के लिए ना ही कोई कंप्लेन और ना ही कोई 406 केस चल रहा है। वह कार को किसी अन्य तरीके से, जैसे कि लोन अथॉरिटी या फिर कार डीलर के माध्यम से कार लेना चाहती है, और बाद में कार आने के बाद सोच समझकर चोरी का मुकदमा कराएंगे। इसमें कहानी यह है कि शादी के महज 5 दिन बाद ही वह अपने मायके चली गई थी, कार अभी बिना रजिस्ट्रेशन किए है। क्या हम यह बोल रहे हैं कि अगर कार चाहिए तो कोर्ट के माध्यम से ले, अन्यथा हम नहीं देंगे? विकी 33 कुमार जी, मैं इस तरह की किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई भी चीज़ अगर उसे लेनी है तो कोर्ट के माध्यम से ले। मेरी चीज़ है, मैं जब भी मांगता हूँ आप मुझे वापस कर दीजिए। अधिक से अधिक आप इस कार को पुलिस के माध्यम से फर्द रिकवरी बनाकर या सामान वापसी की कोई इसकी रसीद लेकर उसे वापस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, आप इसको संभाल के रखते हैं, मांगने पर भी नहीं दे रहे हैं, अगर मांगने पर भी नहीं दे रहे हैं, तो ये 406 के अंतर्गत अपराध है। यह प्रॉपर्टी उसकी है, उसे आपने अपने पास रखा हुआ है, आप उसे प्रयोग में ला रहे हैं, तो ये 406। और वो लगातार यह कोशिश कर रही है कि वह ये प्रूफ इकट्ठे करे कि वह बार बार यह प्रॉपर्टी आपसे मांग रही है और आप नहीं दे रहे हैं। कल को इसी ग्राउंड पर, कल को इसी बेसिस पर वो एक 406 का मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज करा देगी। अगर 406 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो वो एक नॉन बेलेबल मुकदमा होगा, उसमें सामान की बरामदगी होगी और आपकी सजा की संभावनाएं जो है उसमें बढ़ सकती है। तो इस तरह की जिद का कोई औचित्य यहाँ पे लगता नहीं है मुझे। फर्द रिकवरी के माध्यम से या रसीद लेकर कार जैसी चीज आपको जरूर वापस कर देनी चाहिए। अमित गौर का ही कुछ सवाल है, हाउ टू क्वेश डीवी एंड ऑल प्रोसेस बिकॉज एग्जिस्टिंग फैक्ट इज नो डोमेस्टिक रिलेशन ड्यूरिंग फाइलिंग केस, नो कम्युनिकेशन, आई वाज एफर्ट। अमित गौर जी, आपका पहला सवाल 498 के बारे में था और अभी आप क्वेश्चन ऑफ डीवी के बारे में पूछ रहे हैं। मैं दोनों को लिंक नहीं कर पा रहा हूँ। डीवी कंप्लेंट की आपके सवाल के अंदर कोई बात ही नहीं हुई थी, तो इसलिए कृपया अपने सवाल को दोबारा से डिटेल में पूछिए, तो या कल पूछिएगा, मैं इसका प्रॉपर जवाब दूंगा। हेलो, एक स्क्रीन नेम है जिनका सवाल है, फेक फेसबुक आईडी बिना फोटो की मेरे नाम से है और वो उस पर 2 लोगों को फॉलो करती है जो उसके जानकार हैं, मुझे क्या करना चाहिए?
फेक आईडी आपके नाम की है, आपके चित्र भी नहीं लगा है, क्या आपका नाम ऐसा है कि उस तरह के नाम का कोई अन्य इंसान नहीं हो सकता? जैसे मेरा नाम शोनी कपूर है, बड़ा मेरे को आज तक कोई और इस नाम का इंसान नहीं मिला है। तो अगर शोनी कपूर का आईडी को इस्तेमाल करता है तो मेरे पास एक रीजनेबल कंप्लेंट करने का तरीका है। पर जिस तरह की आपने बात कही है, तो क्या आपका नाम इतना यूनिक है? आपका नाम, सरनेम, कोई चीज़ इतनी यूनिक है कि उस तरह के दो लोग नहीं हो सकते। दूसरी बात, आपने ये भी नहीं लिखा है कि जिन लोगों को वो फॉलो कर रही है वो भी उसके जानकार हैं। तो आपके किसी दोस्त यार से उसने कोई संपर्क नहीं किया है, आपके बारे में कुछ बुरा नहीं बोला है। मुझे अभी कोई एक्शन इस तरह का लगता नहीं है। भय से आतंकित होकर, डर कर कोई एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से बैठिए, उसे जो करती है करने दीजिए। शिवम कुमार जी का सवाल है, हेलो सर, माई वाइफ फाइल्ड फॉल्स डाउरी केस, हाउ आई वुड कम एंड माई फैमिली ऑफ दिस केस। तो शिवम कुमार जी का सवाल शायद यही है कि उनकी बीवी ने उनके खिलाफ जो है दहेज का मुकदमा दर्ज कराया है, जो कि फॉल्स है, और वो ये सब पूछना चाहते हैं कि वह इस मुकदमे से कैसे बच सकते हैं। तो शिवम जी, कोई एक तरीका नहीं है किसी भी मुकदमे को फाइट करने का, खास तौर पे जब तक ये ना पता हो कि उसके अंदर क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है। कोई भी केस फैक्ट्स और लॉ पॉइंट दोनों पे लड़ा जाता है। कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं, कुछ लीगल पॉइंट्स होते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर देखा जाता है कि क्या उस पर्टिकुलर केस में वो क्राइम बनता है, नहीं बनता है। तो वो शुरू में केस निरस्त किया जा सकता है डिस्चार्ज या क्वैश के माध्यम से। दूसरी बात इसमें देखने की ये होती है कि अगर फैक्चुअल कोई एरर्स हैं, उसने झूठ लिखा है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखा है, तो आपके पास एक रेमेडी होती है एक्यूज्ड के पास, जिसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके झूठ जो है निकाले जा सकते हैं। यही दो तरीके हैं किसी भी केस को, क्रिमिनल केस को लड़ने के। तीसरा कोई तरीका नहीं है। अगर लीगल पॉइंट्स पे केस नहीं बनता है तो डिस्चार्ज या क्वैश का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर फैक्चुअल पॉइंट्स पे केस के अंदर कुछ कमियां हैं तो उस समय क्रॉस एग्जामिनेशन का सहारा लेकर केस को झूठा सिद्ध किया जाता है और एक्यूज को बरी कराया जाता है। अगर आपके सवाल स्पेसिफिक होंगे तो मैं स्पेसिफिक जवाब दे पाऊंगा शिवम कुमार जी। और मेरे पहले भी बहुत से लोगों को ये रिक्वेस्ट मैं बार बार लगभग हर सेशन में किसी न किसी को ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जब तक सवाल स्पेसिफिक नहीं होगा जवाब स्पेसिफिक नहीं हो सकता। जवाब सिर्फ स्पेसिफिक सवाल का ही दिया जा सकता है, और कोई भी जादुई यंत्र, जादुई मंत्र मेरे पास नहीं है जिससे मैं केसों का निवारण कर सकूं। मैं सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे सकता हूं, और जो फैक्ट्स मेरे पास बताए जाते हैं मैं उसके बेसिस पे सवालों के जवाब देता हूं। इसके अलावा मैं हज़ार चाहता हूं कि किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज ना हो, पर ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं ऐसा कोई कानून भी नहीं बना सकता हूं कि जो फॉल्स एक्यूजर्स हैं उनको सज़ा हो जाए। इसके लिए अगर कोई लड़ाई लड़नी है तो यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे नहीं लड़ी जा सकती। उसके लिए हमें अलग तरीके से संघर्ष करना होगा, लोगों को वाइज करना होगा, और एक लंबी फाइट है, उसमें आप सब शामिल हुई। यूट्यूब लाइव का एक पर्टिकुलर पर्पज़ है, इसको उस पर्पज़ तक ही रखते हैं। There is a question from a gentleman having screen name Fighter for Dignity. This question is, I had filed application under section 340 CRPC in 125 CRPC case against the petitioner and her employer, who submitted forged form 16 with wrong TAN number. The reply of RTA about invalid TAN is submitted with the application. Form 16 did not have any PAN number and was not downloaded from Trace's website, which is a mandate. The perjury application was not decided with the final judgment of 125 CRPC but registered as a separate case.
125 CRPC is dismissed for coming in court with unclean hand. How should I pursue? So, as I understand that the court has already dismissed her 125 CRPC case and has registered CRPC 340 as a separate case or created a separate file to be still to be decided. So maybe the court has given them an opportunity to be heard. The court wants to hear their side of story. But as you are the complainant, you have all the right to be present on all those dates and pursue the case. Make sure that the court binds these accused to another magistrate for standing trial for the crimes which they have committed, and that is the only route which is available to you as of now. Excuse me for a minute. I am taking a question from मुकेश विश्वकर्मा। मुकेश विश्वकर्मा जी का सवाल है, अगर बिहार कोर्ट में एचएम में 24 में मेंटेनेंस फिक्स है 6,000 रुपये 2018 में, बट रिस्पोंडेंट नहीं ले रहा है, क्या इससे एचसी में अपील कर सकते हैं? 125 में गाजियाबाद में भी केस डाला हुआ है जो अंडर ट्रायल है, और अगर मैं किसी फीमेल फ्रेंड के साथ लिविंग में रहता हूं तो क्या उसको मेंटेनेंस दे सकते हैं? मुकेश जी, आप, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से 6,000 रुपये उसे देने का प्रयास कर रहे हैं और वो नहीं ले रही है। अगर कोर्ट में आप ये अमाउंट जमा करा रहे हैं और वहाँ से विड्रॉ नहीं कर रही है तो डेफिनेटली एक ग्राउंड बनता है 151 सीपीसी में आप एप्लीकेशन लगाकर यह दिखाकर कि इसे पैसे की आवश्यकता नहीं है, इस मेंटेनेंस अवार्ड को डिसमिस कराने का प्रयास कर सकते हैं। यह नंबर 1। नंबर 2, जो आपका मुकदमा उसने गाजियाबाद कोर्ट में डाला हुआ है उसे आपको कंटेस्ट करना पड़ेगा। बिना कंटेस्ट किए इससे निजात नहीं मिल सकती। तीसरा सवाल ये कि अगर आप लिव इन में किसी अन्य महिला मित्र के साथ रहते हैं तो क्या उसे गुजारा भत्ता दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, पर अगर जो भी गुजारा भत्ता आप अपनी महिला मित्र को देंगे, आपके पत्नी का भी उतना ही राइट बन जाएगा आपसे कम से कम उतना गुजारा भत्ता पाने का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको, अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो रहें, ये आपकी अपनी इच्छा है, पर ऐसे में कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट ऐसा क्रिएट ना करें कि आप अपनी लिव इन पार्टनर को अमुक अमाउंट पर मंथ दे रहे हैं। अगर आपकी एडमिशन कोर्ट के अंदर आ गई तो कोर्ट ने कम से कम उतना अमाउंट आपकी बीवी को दिला देना करना। तीसरी चीज, अगर आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं तो उसके पास एडल्ट्री के ग्राउंड पर डिवोर्स लेने का अधिकार बनता है और उसी के साथ HMA 25 की एप्लीकेशन भी लगा सकती है। HMA 25 में आपका गिल्ट सिद्ध है। जैसे ही आप ये एडमिट करते हैं कि आप लिव इन में किसी के साथ रह रहे हैं तो आपका गिल्ट जो है, आपका फॉल्ट जो है वो सिद्ध हो गया है। ऐसे में HMA 25 में, जहाँ पर मेंटेनेंस के अंदर कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इम्पोर्टेंट है, आपको अधिक मेंटेनेंस देनी पड़ सकती है। तो आप जो भी फैसला करें इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको लिव इन में नहीं रहना चाहिए, मैं इतना प्यूरिटेरियन नहीं हूँ। अगर आपको ऐसी महिला मित्र मिली है जो आपकी स्थिति को समझते हुए भी आपके साथ लिव इन में रहने को तैयार है तो ये आप दोनों का आपस का मसला है, पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा गाना बजाना ठीक नहीं है। मैं इतना ही कैलाश कुमार जी का एक सवाल है, सर 125 में 10,000 एंट्री मेंटेनेंस, क्या मेरी सैलरी 8,000 ही है? हाईकोर्ट जयपुर ने भी लोअर कोर्ट के एंट्री 10,000 ही अपहोल्ड रखा है, बट मेरी सैलरी 8,000 ही है। शायद ये होगा कि इन्हें क्या करना चाहिए जब इनकी इनकम जो है 8,000 रुपये है और 10,000 रुपये मेंटेनेंस बांध दी गई है। तो ये सवाल अक्सर आते हैं कि मेरी इनकम जो है 5,000 है, 7,000 है, 6,000 है और मेरी मेंटेनेंस इतनी बन चुकी है, मुझे क्या करना चाहिए? और मैं इसके बारे में
सीधा सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। इसके बारे में ये जानना आवश्यक है कि आपकी इनकम 8,000, 7,000, 6,000 क्यों है? क्या आपकी इनकम शुरू से ऐसी ही थी? क्या आप पहले भी कोई काम नहीं कर रहे थे? यह इनकम मिनिमम वेजेस से भी कम है। और जब भी कोई मेरे पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट वीकली मीटिंग में या सवाल व्हाट्सएप पे या ऐसे लेके आता है, तो मैं उससे एक ही सवाल करता हूँ कि आपकी इनकम, आप पढ़े लिखे कितने हैं, आप पहले क्या करते थे और ऐसा क्या वजह है कि आज आपकी आमदनी मिनिमम वेजेस से भी कम है? बहुत बार मैंने पाया है, मैं कैलाश जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। किसी की स्थितियां अलग हो सकती हैं, किसी कोई गलत वजहों से, किसी के साथ हुई दुर्घटनाओं की वजह से उसकी आमदनी में बहुत कमी आ सकती है। और एक बात जो कोर्ट अक्सर देखता है और मेरे एक्सपीरियंस से ये साबित भी होता है, बहुत से मित्र जज हैं जो या वकील हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है, तो उनका एक जेन्युइन सा एक क्वेश्चन होता है कि जब आदमी शादी करता है, कोई भी लड़का शादी करता है, तो उसकी आमदनी बताई जाती है जी 50,000 रुपये कमाता है, 1 लाख रुपये कमाता है, इसके पास ये मकान है, ये दुकान है, या इसके परिवार के साथ पास ये प्रॉपर्टी है जो कि बाद में इसको मिलने वाली है। जैसे ही कोई डिस्प्यूट होता है तो पता चलता है जी वो आदमी अब 2,000 रुपये कमाता है, अनएम्प्लॉयड हो गया है, नौकरी छूट गई है, घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। कोर्ट के पास जब इस तरह के रोज मसले आते हैं तो कोर्ट को इसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। आप मुझे कहें कि मैं जिस दिन तक मेरा झगड़ा नहीं हुआ था उस दिन तक मैं 50,000 रुपये कमाता था, अचानक से मेरी नौकरी छूट गई जिस दिन झगड़ा हुआ, और अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं तो 5,000 रुपये की किसी दुकान पे या किसी ऑफिस में चपरासी की नौकरी कर रहा हूँ। तो ये बात हजम नहीं होती, मुझे तो नहीं होती और मुझे हजम नहीं होती, तो मैं यही बात बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और शायद इस वजह से काफ़ी लोग मेरी बात से इत्तेफाक भी नहीं रखते। मुझे ये बात हजम नहीं होती है। अगर मुझे ये बात हजम नहीं होती तो मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि कोर्ट को भी ये बात हजम नहीं होती। आपकी इनकम अगर पहले भी 8,000 थी, अब भी 8,000 रुपये है, तो कोर्ट को ये बात देखनी चाहिए थी। पर अगर पहले आपकी इनकम 10, 15, 20,000 रुपये थी, 50,000 रुपये थी, 40,000 रुपये थी, और अब अचानक आपकी इनकम 8,000 रुपये हो गई और कोर्ट ने आपकी मेंटेनेंस पीछे वाली सैलरी पे बांधी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं आपको कोई रिलीफ मिलने वाला है। पर जेन्युइनली अगर आपकी इनकम पहले भी 5, 6, 7, 8,000 रुपये ही थी और आज भी इतनी, आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, क्योंकि स्किल्ड लेबर में दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से इनकम 18,000 रुपये के आसपास होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आज की तारीख में कोविड का समय चल रहा है, बहुत से लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, पर मेरे एक्सपीरियंस से दिल्ली में कोई भी ठीक ठाक खट्टा खट्टा आदमी 8-10 हज़ार रुपये से कम नहीं कमाता। जयपुर में भी मेरा यही इसी के आस पास का मानना है। तो अगर तो स्थितियां वो थी तो आप एक कोशिश कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने की, पर अगर आपकी स्थितियां वह थी जो मैंने बताई हैं कि पहले आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा थी, अब आमदनी में कमी आई है, तो ऐसे केस में मैं ये कहूँगा कि इस जेन्युइन होते हुए भी आप इस कड़वे घूंट को पिए, केसों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करें और कोशिश करें कि आप अपनी आमदनी बढ़ा सकें, वापस उस लेवल पर पहुंच सकें जिस लेवल पे आप पहले थे। मेरा एक सजेशन रहता है बहुत से लोगों को, या मैं लोगों को ऐसे ही कभी अक्सर गाय बगाए कह देता हूँ कि मेंटेनेंस को आपको एक टैक्स की तरह लेना चाहिए। सरकार अगर टैक्स बढ़ा देगी तो क्या आप टैक्स ना देने के लिए आप अपनी आमदनी कम करेंगे? आज अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं उस पर 30% टैक्स है, कल आपकी सैलरी 2 लाख हो जाए और टैक्स को 40% कर दिया जाए, तो आप टैक्स 80,000 रुपये देंगे, 30,000 नहीं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी सैलरी 2 लाख रुपए ना की जाए, आपकी सैलरी घटाकर 70,000 कर दी जाए और टैक्स को 20% कर दिया जाए? तो मुझे हर
आदमी जो हिसाब जानता हो, जो गणित जानता हो, वो ये कहेगा कि मेरी इनकम बढ़ा के 20,000 2 लाख रुपए कर दो, टैक्स भले ही 40% कर दो, तो जिससे कि मेरी आमदनी घर में बचने की 1,20,000 रुपये हो जाए, ना कि घटकर 70 से 56,000 रुपये रह जाए। मेंटेनेंस को भी अगर आप इसी दृष्टि से देखेंगे कि शायद टैक्स बढ़ गया है और मुझे और मेहनत करनी चाहिए, और मेंटेनेंस के केसेस को मैं ये नहीं कहता हूँ इंटरेस्ट ना करें, पर आमदनी छोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़ के, नौकरियां छोड़कर जो नुकसान मुझे हो रहा है, मैं उसको सहता रहूं सिर्फ इसलिए कि उसको आमदनी ना देनी, उसको मेंटेनेंस ना देनी पड़े, उसको अंधा करने के लिए मैं अपनी एक आंख फोड़ लूँ, ये मैं इसको समझदारी कतई नहीं समझता। जो आदमी नौकरी नहीं करता है 1 साल, तो वो आधा अनएम्प्लॉयबल हो जाता है, 3 साल के बाद वो कंप्लीटली अनएम्प्लॉयबल हो जाता है। तो कृपया अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मारें दूसरे का पैर काटने के लिए। Rishi G has a question. What remedies if complainant not complying CRPC 91 given by police in 498? So Rishi, this is not your grouse. This should not be your grouse that she is not complying with CRPC 91 given by police. It is for the police to see that how they get to make her comply with the CRPC 91 notice which they have given to them. You have no role in the investigation, and please maintain a safe distance from it. Otherwise, she'll go to High Court or any other court saying that you are influencing the accused is trying to influence the investigation, and may try to for bail cancellation or change of IO or whatever. Let IO handle it independently. It is his job. RAPT, a person having a screen name RAPT has a question. Sir, can we take maid statement in 498 a case? So there is, yes, you can, but what, from which side you want to take this statement? If the wife has made as a witness, then of course you will have to cross-examine her. However, if you are making it as a defense witness, then what you want to prove through a maid, because maid may not have remained with you for the complete 24 by 7 times, you know. So you have to be very clear what you want to prove in the court of law using the statement of the maid. Secondly, there is a relationship of master and servant. So that statement in itself will be, viewed with with a lot of, the court may not rely on it 100% actually. And of course, the maid will have to stand for cross examination. And in cross examination, if she falters, if she gives a wrong statement, then the loss will be yours. So, though there is nothing which stops from making maid as a witness in both as well as prosecution as well as defense witness, but you should utilize it or use it with proper care. Alok Mishra has a question, and it is a very basic question. Can female member of a family be respondent in domestic violence case? Yes, female member of a family of the respondent can be a respondent in the domestic violence case. In fact, Section 2Q of the Domestic Violence Act has been struck down, has been read down by the Supreme Court, and the word male has been taken away. Now the situation is that even your mother or sister can file a domestic violence case against your wife also. So a female can be a respondent in domestic violence case. Ashish Kumar has a question, and this is not the first time I am coming to this question. Sir, I am planning to get married at the end of this year. So what precautions should I take to avoid possible disputes? Thanks. So Ashish, first of all, I'm as glad I am and as worried I am that you are asking this question at this point of time. Glad because I am sure that people are getting aware that there are pitfalls in marriage or matrimonial laws in India. Worried because
People are getting into marriage with lot of confusion, lot of suspicion in their minds. I have personally, as a professionally, I am giving people pre-marital legal counseling. There is not only legal aspects which you need to cover during your marriage, before your marriage, but there is a definitive plan which you should take during your marriage, or at least in the initial years of your marriage, with regard to your finances. It is a long topic, and it can only be addressed by understanding what is your standing, from what kind of family background you come from. Few things which I tell each and everybody is that do make a list as per in accordance with the Dowry Prohibition Act. Have pre-nuptial agreement as far as possible. People say that it is not enforceable. Only the conditions which go against public policy is not enforceable. It is very much enforceable document, not under Hindu Marriage Act, but in Indian Divorce Act as well as Special Marriage Act. So there are certain things which you can do to avoid the possible disputes, but or rather minimize the possible disputes, but you cannot avoid them 100%, because a person who is lying can go to any extent to lie. You know, if there is a if there cannot be 498A when you get married, or your wife cannot put 498A, she can certainly put 354 against your father or your brother, and any prenuptial agreement or any planning cannot avoid it. Then you should do a thorough, and when I say a thorough, a person should do a thorough premarital background check of their spouse and her family. You have to see whether anybody in her family has filed a 498A ever. Are they the same people what they are projecting to be? Do have the same kind of standing which they are projecting to be? So all these things you should do. I'm not saying that it will 100% avoid any disputes, but it can certainly minimize your risks, and that should be the way you should go about it. I'm taking a question from a person having a screen name NABC123ABCD. So the question is, हेलो सर, मेरी शादी को 4 साल हो गए, मेरी 5 महीने की लड़की है, बिजनेस बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करती है. सॉरी, इनका सवाल मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ. हेलो सर, मेरी शादी को 4 साल हो गए, मेरी 5 मंथ्स की लड़की है, बिजनेस की जगह शायद ये वाइफ लिखना चाहते थे. वाइफ बहुत ज़्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करती है, मेरे साथ मार पिटाई भी करती है. बेटी के सामने मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है. बेटी की कस्टडी के लिए किस टाइप के एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे? माई वाइफ इज़ वर्किंग, 50K पर मंथ सैलरी है, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसकी एब्यूजिव लैंग्वेज और मेरे साथ मार पिटाई. तो ABCD, बच्चा बहुत छोटा है, 5 महीने का बच्चा है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसी उम्र के बच्चे मदर फीड पे होंगे, तो आपको कस्टडी मिलने की इस समय कोई संभावना नहीं है. लड़की है, सिर्फ एब्यूजिव लैंग्वेज और मार पिटाई, मुझे नहीं पता ये मार पिटाई किस लेवल की है. सिर्फ इन ग्राउंड्स पे आपको बच्चे की कस्टडी मिलने की संभावनाएं बहुत कम है, बहुत क्षीण है. फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा शून्य है. चाइल्ड कस्टडी के बारे में मेरे कुछ 1-2 आर्टिकल्स हैं जिसमें वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज़ द सोल कंसेप्ट मैं बताता हूँ. वेलफेयर कैसे डिफाइन होता है ये भी मैंने उसके अंदर लिखा है. तो कृपया जाएं, उन आर्टिकल्स को पढ़ें, अपने केस के फैक्ट्स को पुख्ता करें, और अगर सारे फैक्ट्स ठीक ठाक तरीके से आप कोर्ट के सामने रखते हैं तो शायद आने वाले वर्षों में संभावना बनती है कि आपको चाइल्ड कस्टडी मिल जाए. पर कंसीडरिंग कि अभी बच्ची 5 साल की है और फीमेल चाइल्ड है, बहुत हद तक ये मदर फीड पे होगी, मुझे इस समय आपको चाइल्ड कस्टडी मिलने की कोई संभावना नज़र नहीं आती.
मैं एक सवाल ले रहा हूँ। मूवी स्टार हॉट इनका स्क्रीन नेम है। इनका सवाल है फ्रॉम कानपुर। In 125, I revealed her adultery. The next day, she went to Shriya Court and applied for khula. I want my 2 year sons back, and she is not ready. What should I do? So, movie in this particular scenario, you should go for Guardian and Ward Act. A woman who is promiscuous by nature should not have the custody of the children. There are a couple of judgments in this regard, and a person who is not having good character cannot give a good character to their children, is my belief. So you should argue in Guardian and Ward Act court on these grounds. As she has ran away from 125 court, I see it as a very, very good sign, and definitely it is a big win for you. Congratulations. And I have been telling people about it in a lot of conversations, in weekly meetings, in my other YouTube lives also. I have said that if the ground of your dispute is adultery of the spouse, you should take it to the court at the very first instance. At the very first instance, you should take it to the court. As you have seen in this particular case, 125 maintenance has been denied on this ground. I don't know why people keep on thinking and keeping all the proofs of adultery with them and thinking that she will come to table sooner or later, and one should not file divorce at any for any reason whatsoever. I think if you have this kind of solid proof, you should go for divorce as well as Guardian and Ward Act to get the custody of the children. And I wish you all the best. As you have won your 125, I am very sure that you are going to win your child custody case as well. I have a question from a person by the screen name Nave SWA. His question is got cases as below 498 in March 2017. Someone received in 2020 was on anticipatory bail, got regular bail, and posted for hearing. There was a gap of 3 years in FIR court summons. 354D July 2017 got judgment of acquittal in February 2020. Will this be beneficial for me in 498A case? How can I take advantage of the same? Daughter is 11-year-old, stays with me. In which case you have got acquittal? Is it 354D? Then it is not made out against the husband. If it is 498A, then of course there can be slight advantage to you, but it is not a substantial advantage when it comes to child custody of an 11-year-old who has not been staying with you for last 3 years. I don't know whether you have already filed a case under Guardian Ward Act or you have not filed a case under Guardian Ward Act. So maybe you need to give me more details, then only I can answer. Oh, you have written, sorry, I am coming down. Custody application also rejected and visitation is granted at BNC. She filed Guardian Ward Act in late 2018 as submitted evidence of adultery overnight. Stay was rejected. I don't know what evidence of that adultery was. And she filed GWC. Where is the child? Actually, few things are not very clear. I am sorry. So if you can please write with clarity, maybe tomorrow, because right now we are running out of time. So maybe tomorrow, if you can write your questions at the same time at 5 p.m., I'll try to answer these questions. Daredevils have a question. She is always rejecting the divorce notices. How can I get permission from judge to send her notices via WhatsApp or email ID? My wife is working and earning more than 2 lakhs and I am not working. Can I put maintenance case on? So there are two questions. First question is that how to serve a notice.
So you can, if all the other remedies like publication, etc., are exhausted, or with publication, you can get a permission from the court by putting an application that you want to server through WhatsApp and email ID. Now courts have started allowing such applications, and also you can go for publication. If publication has happened, then there is no need to serve her any notice any further. Secondly, if she is working, you can try to serve her at her office by taking a process server. Thirdly, as she is earning 2 lakh rupees and you are not working and you have valid reasons for not working, then of course you can put a case of maintenance on her under HMA 24. So based on the facts which you have presented, these are my advices. If you have any follow-up questions, you can definitely ask. I am taking, this is a last query which I am taking because the time is already running out. It is from Srinivas. It is a long name, so I am using Srinivas only. In 498, a protest petition filed to add my family name. She is not giving evidence in petition for last 1 year and prolonging. What is the option before to get trial started? So, Srinivas, in this regard, the case law is very settled, and you should argue on that only. That once the police has submitted a charge sheet and has dropped the names, it is no stage to recall those names by putting protest petition. At best, she should lead the evidence, and then if there is enough grounds, then she can go for CRP 319. CRP 319 to bring additional accused to the court. So you should argue on these grounds, and I'm sure that her application will be rejected. I don't know why it is taking so much time. You should have argued this application on the very day it was presented in the court. So, friends, as has happened all of the times that we have already run out of time and queries are still pending. We are having another session tomorrow at 5 p.m. and maybe during the lockdown or whatever has existed during the lockdown, 2 sessions. It is going to be the last second session of the week. From next week, we'll have to revert to 1 session in a week. So tomorrow at 5 p.m. we'll meet again. People can ask their queries again from the various modes which they have already been asking, and I'll try to answer all your queries as soon as possible. If you have liked this session, please like my video, share it, and if you are in touch with other warriors who you think can benefit by such YouTube lives, you can also invite them to come to these YouTube sessions. You can share a link with them and they can come and join our YouTube sessions and benefit from it. You have been here with great patience. You keep on asking questions even when you have to wait for your answer. I'm really grateful to you. Thank you very much. Thank you.